खेल के मैदान पर या टीवी स्क्रीन पर जब भी कोई एथलेटिक्स इवेंट चल रहा होता है, तो लाल रंग के रनिंग ट्रैक को देखकर मतलब शायद ही कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आता हो कि ये सिर्फ एक रंगी हुई जमीन नहीं है। बिल्कुल, वो बस एक बैकग्राउंड की तरह लगता है ना। हाँ, एकदम। एथलीट्स को उस लाल सतह पर तेजी से दौड़ते हुए देखना एक बहुत ही आम बात लगती है। देखने में ये एक बहुत ही साधारण सी चीज है, बस दौड़ने के लिए बनाई गई एक जगह जिस पर सफेद रंग की कुछ लाइनें खींची गई हैं। लेकिन इस विषय के स्रोतों की गहराई में जाने पर एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली दुनिया सामने आती है। और चौंकाने वाली इसलिए भी क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। सही कहा। इस गहन चर्चा का यानी हमारी इस डीप डाइव का मकसद ही उस विज्ञान और इंजीनियरिंग को समझना है जो इन ट्रैक्स के डिजाइन के पीछे छिपी है। हम आज उन स्रोतों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि आखिर ये ट्रैक्स कोयले और राख से शुरू होकर आज के इस हाईटेक सिंथेटिक रूप तक कैसे पहुंचे। और रंग का विज्ञान भी जो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से इनका रंग हमेशा लाल ही क्यों रहा। और सबसे ताज़ा सवाल जो शायद बहुत लोगों के मन में होगा, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में वो अनोखा पर्पल या गुलाबी ट्रैक क्यों बिछाया गया था। एक साधारण सी दिखने वाली सतह के पीछे असल में मटेरियल साइंस का एक पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है, जो सीधे तौर पर धावकों की स्पीड तय करता है। इस बात को अगर हम एक थोड़े अलग नजरिए से देखें तो ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि ट्रैक महज एक जगह नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक पैसिव चीज नहीं है। एकदम नहीं, वो एक एक्टिव पार्टनर है जो एथलीट के प्रदर्शन को आकार देता है। एक आधुनिक ट्रैक को बहुत सी जटिल चीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसका काम सिर्फ दौड़ पूरी करवाना नहीं है। तो और क्या करता है ट्रैक? यह हर कदम पर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, जोड़ों पर पड़ने वाले झटके को कम करता है और सबसे जरूरी बात, दौड़ते समय एथलीट की ऊर्जा को वापस लौटाता है। ऊर्जा को वापस लौटाता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को एनर्जी रिटर्न कहा जाता है। हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ ही इस ट्रैक को सालों साल भारी बारिश, तेज धूप और कड़ाके की ठंड भी झेलनी होती है। आज दुनिया जो रूप देखती है वो असल में पॉलीमर केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के दशकों की मेहनत का एक जीता जागता स्वरूप है। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार तक पहुंचने का सफर मुझे लगता है बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। कि जब मैंने स्रोत पढ़े तो 1960 के दशक से पहले के एथलेटिक्स इवेंट्स की तस्वीरें दिमाग में आई। हाँ, और वो आज के हाईटेक खेलों से बिल्कुल अलग दिखती है। बिल्कुल अलग। उस दौर में कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं हुआ करता था। लोग मतलब दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स कुचले हुए कोयले, ईंट के चूरे, राख और मिट्टी के मिश्रण पर दौड़ रहे थे। हाँ, कुचला हुआ कोयला और राख। ये सोचना भी अजीब लगता है कि सबसे तेज धावक कभी राख और ईंट के चूरे पे अपनी स्पीड नापते थे। उस पुराने दौर के इन ट्रैक्स को सिंडर ट्रैक्स कहा जाता था। और मैं बता दूं, इनकी कमियां इतनी बड़ी थीं कि आज के किसी एथलीट को अगर उस पर दौड़ाया जाए तो शायद वो अपनी आधी क्षमता का भी इस्तेमाल ना कर पाए। क्या वो सतह बहुत खुरदुरी होती थी? खुरदुरी होने से ज्यादा बड़ी समस्या ये थी कि ये सतहें बहुत नरम और असमान होती थीं। ट्रैक के एक हिस्से में मिट्टी एकदम ठोस हो सकती थी और चंद कदम आगे वो भुरभुरी हो सकती थी। बिल्कुल, धावक को हर कदम पर एक जैसा संतुलन और ग्रिप कभी नहीं मिलता था। और बारिश के मौसम की तो मैं बस कल्पना ही कर सकता हूँ। मिट्टी और राख पर जब पानी गिरता होगा तो जल निकासी या मतलब ड्रेनेज की कोई आधुनिक व्यवस्था तो थी नहीं। हाँ, पूरा ट्रैक एक दलदल में बदल जाता था। मौसम की मार इन सिंडर ट्रैक्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पानी भर जाने के कारण ये ट्रैक्स कीचड़ बन जाते थे और हर रेस के बाद इनका भारी रखरखाव करना पड़ता था। मतलब उन्हें वापस समतल करना पड़ता होगा। एकदम सही। ट्रैक को समतल करने के लिए भारी रोलर्स घुमाए जाते थे। लेकिन इन सब से परे सिंडर ट्रैक्स की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खामी इनका परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला असर था। अच्छा, वो कैसे? विज्ञान के नजरिए से इसे हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि कोई सूखी रेत पर दौड़ने की कोशिश कर रहा है। सूखी रेत पर दौड़ना तो बहुत थका देने वाला होता है। हाँ, क्योंकि पैरों की सारी ताकत उस रेत में ही धंस कर रह जाती है। शरीर को आगे धकेलने के लिए कोई ठोस उछाल वापस नहीं मिलता। तो सिंडर ट्रैक्स भी रेत की तरह बर्ताव करते थे? काफी हद तक। धावक के पैरों से निकलने वाली ऊर्जा जमीन में ही दबकर रह जाती थी। इसी वजह से उस जमाने में स्प्रिंट का समय आज के मुकाबले काफी धीमा होता था। मतलब धावक की आधी ताकत तो उस राख और मिट्टी से लड़ने में खर्च हो जाती थी। एथलेटिक्स जैसे खेल में जहां हर एक मिली सेकेंड का हिसाब होता है, वहां ऐसी सतह का होना एक बहुत बड़ी रुकावट रही होगी। बहुत बड़ी रुकावट थी।
और फिर इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी इवेंट में पहली बार दुनिया के सामने टार्टन सिंथेटिक ट्रैक पेश किया गया। इसे ही आधुनिक एथलेटिक्स युग की असली शुरुआत माना जाता है। 1968 का वो बदलाव खेल के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी पलों में से एक है। टार्टन ट्रैक ने उस पुरानी राख और मिट्टी की जगह एक पूरी तरह से नई और कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल किया। ये सामग्री आखिर थी क्या? इसका बेस पॉलीयूरेथेन से बना था, जिसमें रबर के छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए गए के, जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, और साथ में एक सिंथेटिक बाइंडर था। इस नई तकनीक ने एक ही झटके में दशकों पुरानी कई समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझा दिया। इस बदलाव का असर तो तुरंत दिखा होगा। बिल्कुल दिखा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि इस नई रबर और पॉलीयूरेथेन की सतह ने एथलीट्स को मौसम की मार से पूरी तरह आजाद कर दिया होगा। अब बारिश होने पर कोई कीचड़ नहीं बनता था। हाँ, और पूरी सतह एक समान हो गई। यानी ट्रैक के हर हिस्से पर, हर लेन में धावक को एक जैसा ही अनुभव मिलता था। और सबसे बड़ी बात, बेहतर ट्रैक्शन और ऊर्जा के वापस मिलने के कारण स्प्रिंट की गति में भी एक बहुत बड़ा उछाल आया। और मजे की बात तो ये है कि 1968 का वो टार्टन ट्रैक तो बस एक शुरुआती कदम था। मतलब आज हम उससे भी कहीं आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे। आज की आधुनिक तकनीक देखकर तो 60s के दशक के एथलीट्स को शायद यकीन ही न हो। आज के समय में दुनिया भर में आधुनिक पॉलीयूरेथेन ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ रबर की एक चादर नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से 5 अलग-अलग परतों से या लेयर्स से मिलकर बनने वाली एक बेहद जटिल संरचना है। 5 परतें, मतलब हम जिसे सिर्फ एक लाल रंग की जमीन समझ रहे थे, वो असल में एक हाईटेक सैंडविच है। आप इसे हाईटेक सैंडविच कह सकते हैं। इन 5 परतों का काम क्या है और ये एक साथ कैसे जुड़ती हैं? इसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले स्पोर्ट्स शू के सोल की तरह समझा जा सकता है। सबसे नीचे की पहली परत सब बेस कहलाती है, जो डामर या कंक्रीट से बनी होती है। तो ये बेसमेंट या नींव की तरह हो गई। एकदम, ये घर की नींव की तरह है, जो पूरे ट्रैक को एक ठोस और समतल आधार देती है। इसके ठीक ऊपर दूसरी परत होती है शॉक एब्जॉर्बिंग रबर लेयर। शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब झटके सहने वाली। हाँ, इसका काम बिल्कुल जूतों के कुशन जैसा होता है, जो एथलीट के घुटनों और टखनों पर पड़ने वाले भारी झटके को सोख लेती है। इसके बाद तीसरी परत आती है, जिसे पॉलीयूरेथेन बाइंडर लेयर कहते हैं। बाइंडर यानी जो चीजों को बांध के रखे? सही पकड़ा। ये एक तरह का बेहद मजबूत और लचीला गोंद है, जो झटके सहने वाली परत को ऊपर की परतों से जोड़कर रखता है। और इसके ऊपर की जो 2 परतें हैं, वो शायद ट्रैक को बाहरी नुकसान से बचाती हैं, क्योंकि एथलीट्स के जूतों में तो नुकीले स्पाइक्स होते हैं। हाँ, स्पाइक्स होते हैं जो किसी भी साधारण रबर को मिनटों में फाड़ सकते हैं। इसीलिए चौथी परत एक टॉप वेयर रेजिस्टेंट कोटिंग होती है। वेयर रेजिस्टेंट मतलब घिसने से बचाने वाली? ये एक ढाल या शील्ड की तरह काम करती है, जो स्पाइक से ट्रैक को कटने फटने से बचाती है। और आखिर में आती है सबसे ऊपरी यानी 5वीं परत, पिगमेंटेड सरफेस फिनिश। और यही वो परत है जो हमें दिखाई देती है। बिल्कुल, ये वो परत है जो ट्रैक को उसका रंग, उसकी पहचान और उसका फाइनल टेक्सचर या ग्रिप देती है। ये पूरा सिस्टम सच में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये 5 परतों वाला सिस्टम हर जगह अपनी मर्जी से नहीं बिछाया जा सकता। स्रोत बताते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के इसके लिए बहुत कड़े पैमाने हैं। बहुत ज्यादा कड़े पैमाने हैं। जैसे शॉक एब्जॉर्प्शन को 35 से 50% के बीच होना ही चाहिए। हाँ, 35 से 50% एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा वर्टिकल डिफॉर्मेशन, यानी जब धावक का पैर पड़े तो ट्रैक कितना दबना चाहिए, इसके भी सख्त नियम हैं। अगर ट्रैक बहुत ज्यादा दबेगा तो वो एक गद्दे जैसा बन जाएगा, जहां दौड़ना मुश्किल होगा। और अगर बिल्कुल नहीं दबेगा तो वो कंक्रीट की तरह धावक की हड्डियां तोड़ सकता है। एकदम सही। इसी संतुलन को एनर्जी रेस्टिट्यूशन या ऊर्जा की वापसी कहा जाता है। इसके साथ ही सरफेस फ्रिक्शन यानी जूते और ट्रैक के बीच की पकड़ और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जहां पानी एक पल भी न टिके, इन सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही किसी ट्रैक को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है। इस पूरी विज्ञान कथा के बीच एक सवाल जो लगातार मेरे मन में आ रहा है और श्रोतों में भी इसका बहुत दिलचस्प जिक्र है, वो ये है कि आखिर इन ट्रैक्स का रंग विश्व स्तर पर लाल ही क्यों बन गया?
ये शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, मतलब चाहे कोई छोटा सा कॉलेज का स्टेडियम हो या कोई बड़ा ओलंपिक एरिना, दुनिया भर में लाल रंग के ट्रैक ही क्यों हावी हो गए? इसका जवाब किसी फैशन या डिजाइन में नहीं है। इसका जवाब पूरी तरह से रसायन विज्ञान में छिपा है। 1968 के बाद जब सिंथेटिक ट्रैक्स बनने शुरू हुए तो लाल रंग बहुत जल्दी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। इसके पीछे का मुख्य कारण एक खास पिगमेंट या रंगने वाला पदार्थ था जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। एक मिनट, अगर मैं साधारण भाषा में सोचूं तो ये वही रासायनिक तत्व है जो लोहे में जंग लगने का कारण बनता है। हाँ, रासायनिक रूप से ये बिल्कुल वही चीज है। मतलब वही लाल भूरा जंग। हाँ लाल ट्रैक में इसी आयरन ऑक्साइड पिगमेंट का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। जी हाँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग लगाने वाली चीज का इस्तेमाल इतने महंगे ट्रैक में क्यों किया गया? वही तो, ये बहुत अजीब लगता है। दरअसल ट्रैक को कई तरह की प्राकृतिक मार झेलनी पड़ती है। सीधी धूप, भयंकर गर्मी, तेज बारिश और हवा की नमी। इनमें से सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी किरणें ट्रैक की सबसे बड़ी दुश्मन है। यूवी किरणें तो हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती है। और ये यूवी किरणें पॉलीमर्स को भी बहुत तेजी से तोड़ सकती हैं। इस पॉलीमर डिग्रेडेशन की वजह से ट्रैक की सतह पर दरारें आ सकती हैं, उसका लचीलापन खत्म हो सकता है और वो भुरभुरा होकर टूट सकता है। जैसे किसी प्लास्टिक की बाल्टी को महीनों धूप में छोड़ दिया जाए तो कड़क होके चटकने लगती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल वैसा ही। तो मतलब ये आयरन ऑक्साइड इन करोड़ों के ट्रैक्स के लिए एक तरह से परमानेंट सनस्क्रीन का काम करता है, जो उन्हें धूप में झुलसने से बचाता है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। आयरन ऑक्साइड में यूवी स्टेबिलिटी बहुत शानदार होती है। ये थर्मल रेजिस्टेंट है, जिसका मतलब है कि तेज गर्मी का इसके रासायनिक ढांचे पर कोई असर नहीं होता। और मुझे लगता है बारिश का भी असर नहीं होता होगा। हाँ, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, यानी ये पानी, हवा या प्रदूषण के साथ आसानी से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता। आयरन ऑक्साइड पॉलीयूरेथेन की परतों को सूरज की यूवी किरणों से एक ढाल की तरह बचाता है, जिससे ट्रैक की उम्र कई सालों तक बढ़ जाती है। ये तो विज्ञान की बात हो गई, लेकिन कोई और वजह भी थी क्या? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये पिगमेंट बहुत ज्यादा किफायती यानी सस्ता है। अच्छा, तो पैसा भी एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। लंबे समय तक ट्रैक को सुरक्षित रखने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का ये सबसे वैज्ञानिक और सस्ता तरीका था। अब समझ आया। यही कारण है कि लाल रंग दुनिया भर में एक तरह से एथलेटिक्स की डिफ़ॉल्ट पहचान बन गया। वैसे विज्ञान और लागत के अलावा मैंने पढ़ा है कि इसके कुछ विजुअल और मनोवैज्ञानिक फायदे भी हैं। हाँ, वो भी एक पहलू है। जैसे लाल रंग के ऊपर सफ़ेद लेन लाइंस बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देती हैं। एथलीट्स को अपनी लेन बहुत साफ दिखाई देती है। और जब टीवी पर इन इवेंट्स का ब्रॉडकास्ट होता है तो हरी घास के मैदान के चारों ओर ये लाल रंग बहुत ही उभर कर आता है। देखने वालों को भी वो बहुत आकर्षक लगता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाल रंग को हमेशा से आक्रामकता, ऊर्जा और ताकत का प्रतीक माना गया है। ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेल में जहां भरपूर ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां ये लाल रंग एक अलग ही रोमांच पैदा कर देता है। दृश्य और मनोवैज्ञानिक कारक अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन यह सोचना भी जरूरी है कि अगर उस दौर में कोई और रंग इतना ही सस्ता और यूवी किरणों से बचाने वाला होता तो शायद हम कोई और रंग देख रहे होते। बिल्कुल, तब शायद आज हम किसी और रंग को डिफ़ॉल्ट मान रहे होते। बुनियाद पूरी तरह से उस किफ़ायती आयरन ऑक्साइड की केमिस्ट्री पर ही टिकी थी। अब ये कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है, जो इस चर्चा का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। अगर लाल रंग विज्ञान, लागत, परफॉर्मेंस और उम्र हर पैमाने पर इतना ही मुकम्मल था, तो फिर पेरिस 2024 ओलंपिक्स में वो एक बिल्कुल ही अलग नजारा क्यों देखने को मिला? पेरिस का पर्पल ट्रैक है ना? हाँ, वहां का पूरा ट्रैक गुलाबी और पर्पल रंग का क्यों था? क्या लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से अचानक कोई परेशानी होने लगी थी? लाल रंग से कोई परेशानी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी है कि आधुनिक रसायन विज्ञान ने अब आज़ादी के नए दरवाजे खोल दिए हैं। पुराने समय में यूवी किरणों से बचने के लिए आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करना कोई विकल्प नहीं था, बल्कि वो एक मजबूरी थी। मतलब और कोई सस्ता उपाय नहीं था? हाँ, लेकिन आज पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है। अब वैज्ञानिकों ने एडवांस यूवी स्टेबलाइजर्स, सिंथेटिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स विकसित कर लिए हैं। इसका मतलब अब ट्रैक को यूवी किरणों से बचाने के लिए
उस पुराने आयरन ऑक्साइड यानी जंग वाले विज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एकदम सही। अब केमिस्ट्री खुद ही अपना सनस्क्रीन बना रही है, बिना किसी खास रंग की शर्त के। बिल्कुल यही बात है। इन्हीं आधुनिक रसायनों की बदौलत अब दुनिया के किसी भी रंग का ट्रैक बनाया जा सकता है, और वो भी बिना उसकी मजबूती, लचीलेपन या उम्र से समझौता किए। तो अब लाल रंग की कोई पाबंदी नहीं रही। नहीं रही। यही कारण है कि आज यूरोप के कई आधुनिक स्टेडियमों में नीले रंग के ट्रैक्स बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। नीला रंग टीवी स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार और शांत कंट्रास्ट देता है। हाँ, मैंने भी नीले ट्रैक्स देखे हैं, वो काफी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। वो स्टेडियम को 21वीं सदी का एक बहुत ही आधुनिक लुक भी प्रदान करते हैं। पेरिस 2024 के गुलाबी और पर्पल ट्रैक के पीछे भी यही एडवांस पॉलीमर टेक्निक थी। हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि इस रंग के चुनाव के पीछे विज्ञान से ज्यादा फ्रांस की फैशन फॉरवर्ड पहचान और पेरिस की ब्रांडिंग का हाथ था। पेरिस तो वैसे भी फैशन कैपिटल है दुनिया की। बिल्कुल, वे दुनिया के सामने एक ऐसी अनोखी विजुअल पहचान बनाना चाहते थे कि जब भी कोई इंसान किसी भी स्क्रीन पर उस रेस की एक छोटी सी क्लिप भी देखे तो उसे तुरंत पता चल जाए कि अरे, ये पेरिस ओलंपिक्स का नजारा है। ये ब्रांडिंग का बहुत ही स्मार्ट तरीका था। साथ ही ब्रॉडकास्ट क्लैरिटी को और बेहतर बनाने के लिए भी इन रंगों को चुना गया। आधुनिक पिगमेंट तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि ट्रैक को गुलाबी या नीला करने से उसकी 5 लेयर वाली इंजीनियरिंग और मजबूती पर रत्ती भर भी आंच ना आए। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर पैदा हो जाती है, जिसे साफ करना बहुत जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? जब भी ट्रैक का रंग बदलता है तो एक धारणा बन जाती है कि शायद किसी खास रंग के ट्रैक पर दौड़ने से एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे लोगों को लगे कि पर्पल ट्रैक लाल ट्रैक से ज्यादा तेज है। हाँ, लेकिन विज्ञान इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है कि ट्रैक के रंग का धावक के दौड़ने की गति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर रंग का स्पीड से कोई मतलब नहीं है तो आखिर वो क्या चीज है जो पेरिस के ट्रैक को या किसी भी आधुनिक ट्रैक को इतना तेज बनाती है, जहां इतने सारे रिकॉर्ड टूटते हैं? स्पीड पूरी तरह से उन 5 परतों के इंजीनियरिंग पर निर्भर करती है जिसके बारे में हमने बात की थी। सबसे अहम चीजें हैं ट्रैक की स्टिफनेस यानी उसका कड़कपन और उसका इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस को अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझे तो? इसे आसान भाषा में समझे तो ये ट्रैक के खिंचने और वापस अपनी जगह पर आने की क्षमता है, बिल्कुल एक मजबूत रबर बैंड की तरह। ओहो, रबर बैंड। तो जब एथलीट दौड़ता है तो क्या होता है? जब एथलीट पूरी ताकत से ट्रैक पर पैर मारता है तो ट्रैक उस झटके को सोखकर कितनी तेजी से वो ऊर्जा वापस एथलीट के पैरों में धकेलता है, असली खेल इसी बात का है। यही एनर्जी रिटर्न है। मतलब ट्रैक एथलीट को वापस एक पुश देता है। जी, इसके साथ ही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यानी जूते के स्पाइक्स और ट्रैक के बीच की पकड़ भी बहुत अहम होती है। जैसे किसी तेज रफ्तार कार के टायर्स और सड़क के बीच की ग्रिप होती है। एकदम बेहतरीन उदाहरण। तो परफॉर्मेंस इन सब चीजों से तय होती है, रंग से नहीं। यानी रंग का असर सिर्फ देखने तक सीमित है, वो केवल आंखों को लुभाने या ब्रांडिंग के लिए है। ज्यादातर मामलों में यही सच है। रंग का बस एक बहुत ही मामूली सा असर हीट एब्जॉर्प्शन यानी गर्मी सोखने पर हो सकता है। अच्छा, जैसे हम गर्मियों में काले कपड़े पहन ले तो ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ, वैसे ही जैसे गाढ़े रंग के ट्रैक धूप में थोड़ी ज्यादा गर्मी सोख सकते हैं, जिससे ट्रैक का तापमान हल्का सा बढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा रंग का मुख्य काम आंखों को आराम देना, ब्रॉडकास्ट को बेहतर बनाना और एक खास एस्थेटिक पहचान बनाना ही है। दौड़ने की गति सिर्फ और सिर्फ सतह के पीछे छिपी भौतिकी और रसायनों की संरचना पर निर्भर करती है। इस पूरी यात्रा को अगर हम एक जगह समेट कर देखें तो ये मुझे किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। 1960 के दशक के उन धीमे और कीचड़ भरे सिंडर ट्रैक से लेकर आज के हाईटेक 5 लेयर पॉलीयूरेथिन सिस्टम तक का ये सफर सच में अद्भुत है। बहुत ही लंबी और वैज्ञानिक यात्रा रही है ये। लाल रंग के ट्रैक इतने आम क्यों हैं? इसके पीछे छुपे आयरन ऑक्साइड के किफायती विज्ञान और उसकी बेहतरीन यूवी प्रोटेक्शन को समझना इस पूरी चीज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और सबसे ताज़ा बात ये कि कैसे एडवांस पॉलीमर केमिस्ट्री के बदौलत ही पेरिस 2024 जैसे रंग बिरंगे और अनोखे पर्पल ट्रैक्स हकीकत बन पाए हैं, जहां रंग बदलने से ट्रैक की स्पीड और क्वालिटी पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि एथलेटिक्स ट्रैक अब सिर्फ एक निर्जीव जमीन का हिस्सा नहीं रह गए हैं। वे मटेरियल साइंस, बायोमैकेनिक्स और इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार बन चुके हैं जो एथलीट की हर हरकत के साथ तालमेल बिठाते हैं। सही कहा।
इस पूरी चर्चा के बाद खेल को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए भी ये एक नई जानकारी होगी कि अब टीवी पर कोई भी एथलेटिक्स इवेंट देखना सिर्फ कुछ लोगों को रेस लगाते हुए देखना नहीं रह जाएगा। हाँ, अब जब भी कोई रेस देखेगा तो उसे वो विज्ञान याद आएगा। उस मैदान को देखकर अब ये साफ समझ आएगा कि उन एथलीट्स के पैरों के नीचे पॉलीमर केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस का कितना शानदार और जटिल प्रदर्शन चल रहा है। ये एहसास होना भी बहुत अहम है कि आज के दौर के रिकॉर्ड्स महज इंसान की शारीरिक क्षमता का नतीजा नहीं है। तकनीक भी अपना काम कर रही है। हाँ, उसके पीछे की तकनीक भी उसे एक नया मुकाम देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। ट्रैक खुद एक तरह से एथलीट की मदद कर रहा है। और यही से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो भविष्य के खेलों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन सकता है। सुनने वाले भी इस बारे में जरूर सोच सकते हैं। कैसा सवाल? अगर आधुनिक ट्रैक्स की स्टिफनेस, उनका रबर बैंड जैसा इलास्टिक मॉड्यूलस और एनर्जी रिटर्न ही आखिरकार दौड़ने की स्पीड को इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो जरा भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य की तकनीक। जैसे जैसे मटेरियल साइंस और भी ज्यादा उन्नत होता जाएगा और भविष्य के ट्रैक्स हर कदम पर और भी अधिक एनर्जी रिटर्न देने में सक्षम होते जाएंगे, तो वो कौन सा बिंदु होगा जहां एथलीट की अपनी प्राकृतिक शारीरिक क्षमता पीछे छूट जाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या सारा कमाल सिर्फ उस हाईटेक सतह का रह जाएगा? क्या भविष्य के ओलंपिक्स में यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि ट्रैक पर बना कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी इंसान के पसीने और मेहनत ने तोड़ा है या फिर उस धावक के पैरों के नीचे बिछी ट्रैक की एडवांस्ड इंजीनियरिंग ने? मुझे लगता है ये बहस भविष्य में बहुत बड़ी होने वाली है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में खेल जगत को जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने ट्रैक से जुड़े साधारण से दिखने वाले विषय को बहुत गहराई से समझने में मदद की होगी।